सर आगे बढ़ता है। देखिए, अब तक हमने टैक्स लॉ में चार्जिंग सेक्शन में जो हमारे पास चार बेसिक टर्म्स थी, नंबर वन व्हाट इज टैक्स, नंबर टू व्हाट इज इनकम, नंबर थ्री व्हाट इज टैक्सियर एंड नंबर फोर व्हाट इज पर्सन्स। मैंने पर्सन से सिर्फ नाम पढ़ाए थे, उनका कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। टैक्सियर के चैप्टर में मैंने टैक्सियर के कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि लॉ में स्पेसिफिकली तीन तरह के टैक्सियर्स, नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशन टैक्सियर है, और दो एडिशनल अज्यूम्ड या ट्रीटेड टैक्सियर है, जिनको भी हम आने वाले वक्तों में देखेंगे। सर, जो सवाल क्रिएट हुआ था कि टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्यों कवर करवाया जा रहा है, इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली आंसर करने की पोजीशन में आ गए। ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट की रेलेवेंस क्या है, टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लॉ मेकर ने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आपके टैक्स लॉ में इंट्रोड्यूस किया और हम इसे कवर कर रहे हैं। सर, इसके दो रीजन है। नंबर वन, टू डिटरमाइन एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट, एंड नंबर टू, टू डिटरमाइन ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सर, सबसे पहले मैं पहले रीजन की बात कर रहा हूं, टू डिटरमाइन एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट। देखें, हमने नॉर्मल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट देखा, दैट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम जुलाई टू जून। हमने स्पेशल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट देखा कि पीरियड ऑफ 12 मंथ दैट इज एंडिंग ऑन एनी डेट अदर देन 30 जून। ये तो टैक्स ईयर है जो कि कोई भी स्पेसिफिक टैक्स ईयर टैक्स पेयर फॉलो कर रहा होगा। हमारी कंट्री में कम से कम हर साल एक दफा बजट पास होता है, और कम से कम एक दफा बजट पास होता है, लेकिन एट टाइम्स एक से ज्यादा दफा भी बजट पास हो रहा होता है। जनरली जो भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ रहती है, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीटीआई की हो, या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हो, हर साल मई या जून के महीने में आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक बजट अनाउंस किया जाता है। तो ये बजट होता क्या है? सर, इस बजट में जो भी उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट होती है, वो आने वाले साल की एक फोरकास्टिंग कर रही होती है। तो भाई, आने वाले साल में हम डिफरेंट टैक्स लॉज से इतना इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, और इन पैसों को इन इन जगहों पे खर्च कर रहे होंगे, आइदर लोन की इंटरेस्ट पेमेंट्स में, डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में। और हर साल एक बजट बन रहा होता है। अब इस बजट में होता क्या है कि गवर्नमेंट अपने इनफ्लोस और आउटफ्लोस का एक एस्टिमेट बता रही होती है। इनफ्लोस का जो मेजर चंक है वो टैक्स रेवेन्यू से आता है। अब हर साल अगर गवर्नमेंट के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हर साल अगर गवर्नमेंट की करप्शन बढ़ती जा रही है, तो उनको ज्यादा पैसे चाहिए। तो ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए वो हर साल टैक्स लॉज में चेंजेस भी करती रहती है। तो ये जो हर साल टैक्स लॉज में चेंजेस की जाती है ना बजट के अंदर, उसके लिए गवर्नमेंट पार्लियामेंट से एक लॉ पास करती है, जिसको हम नाम देते हैं फाइनेंस एक्ट का, जिसको हम नाम देते हैं, लीगल नाम देते हैं फाइनेंस एक्ट का। हम अपनी देसी जबान में उसे बजट कहते हैं, लेकिन उसका लीगल नाम क्या है? फाइनेंस एक्ट। इस फाइनेंस एक्ट में होता क्या है? इस फाइनेंस एक्ट में आपके जितने भी टैक्स लॉज है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, या जितने भी टैक्स लॉज हो, इनमें चेंज लाया जा रहा होता है। और इस फाइनेंस एक्ट की भी कोई ना कोई एप्लीकेबल डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर लास्ट ईयर मई या जून 2022 के महीने में फाइनेंस एक्ट 2022 पास हुआ, तो इसकी अफेक्टिव डेट जनरली 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड होगी। सर, क्या कह रहे हैं आप? यहां देखें, मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, तो लास्ट ईयर मई 2022 या जून 2022, इन महीनों में एक बजट पास हुआ, एक फाइनेंस एक्ट पास हुआ, जिसे हमने नाम दिया फाइनेंस एक्ट 2022। गवर्नमेंट ने मई के महीने में, जून के महीने में एक बजट पास किया, फाइनेंस एक्ट 2022 पार्लियामेंट से पास करवा दिया। इस फाइनेंस एक्ट की अफेक्टिव डेट होती है कि फाइनेंस एक्ट अप्लाई कब से होगा। सर, जनरली जनरली 100% केस में नहीं, लेकिन 99% केसेस में फाइनेंस एक्ट की जो इफेक्टिव डेट होती है ना, वो अपकमिंग 1 जुलाई 2022 होती है। आप यूं समझें कि अगर एक टैक्स ईयर 1 जुलाई 2022 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये एंड कब होगा? सर, ये एंड होगा 30 जून 2023 पे। और अगर एक टैक्स ईयर 1 जुलाई 22 पे स्टार्ट हो रहा है, 30 जून 2023 पे एंड हो रहा है, तो ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। तो बताने का मकसद ये है कि हम टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इसलिए कवर करते हैं, ताकि जब हम किसी टैक्स पेयर की टैक्स असेसमेंट कर रहे हैं, यानी उसकी इनकम टैक्स की कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है।
अगर फाइनेंस एक्ट 2022 है, अगर फाइनेंस एक्ट 2022 है, तो फाइनेंस एक्ट 2022 नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 के लिए रेलेवेंट नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2022 नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 के लिए रेलेवेंट है। इसी तरह अभी कुछ 1-2 महीने में आप देखेंगे, अनलेस के गवर्नमेंट चेंज हो जाए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए या मार्शल लॉ लग जाए बाकी में, तो फिर कुछ और होगा। लेकिन अगर लेट से कि ये गवर्नमेंट रहती है, या मई या जून से महीने से पहले नए इलेक्शंस हो जाते हैं और नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो जो भी अभी गवर्नमेंट आएगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में वो मई 2023 या जून 2023 में एक और बजट पास करेंगे। ये बजट का नाम क्या होगा, लीगल नाम क्या होगा सर? ये बजट का नाम होगा फाइनेंस एक्ट 2023। तो इसका मतलब है कि जिसने मार्च की अटेम्प्ट में या आने वाली सितंबर के अटेम्प्ट में कैफ 2 की क्लासेस नहीं ली ना, ओ सॉरी, कैफ 2 की क्लासेस तो ली लेकिन फेल हो गया, तो फिर आने वाले वक्तों में उसको नए लॉ के हिसाब से क्लासेस लेनी पड़ जाएगी। अपने अपने हो सकता है कुलीग्स वगैरह से सुना हो कि हर दफा टैक्स में रुकने के बाद उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि कोर्स में चेंज आया। तो कोर्स में चेंज आईकेप की तरफ से नहीं आता, कोर्स में चेंज आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि गवर्नमेंट हर साल एक बजट पास, अच्छा कम से कम हर साल एक बजट पास कर रही है, एक से ज्यादा भी कर सकती है। लाइक अगर आपको याद हो कि 2018 जो इलेक्शन का ईयर था, उस साल 3 बजट पास हुए थे। जो गवर्नमेंट गई थी पीएमएलएन की, उन्होंने जाने से पहले एक बजट दे दिया था। पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट ने आने के बाद एक नया बजट दिया था। फिर नवंबर दिसंबर के महीने में आईएमएफ की लोन की कंडीशन के हिसाब से उनको एक मिनी बजट, नया बजट पास करना पड़ गया था। रिसेंटली आपने सुना होगा कि सेल्स टैक्स का रेट 17% से बढ़कर 18% हो गया, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ अ मिनी बजट ही। तो गवर्नमेंट एक बजट तो दे ही रही होती है, लेकिन एट टाइम्स आईएमएफ की या किसी और कंडीशनैलिटीज की वजह से गवर्नमेंट को मिनी बजट भी देने पड़ते। तो मैं बात ये कर रहा था कि आने वाले कुछ 2-3 महीनों में आप देखेंगे कि मई या जून के महीने में एक नया फाइनेंस एक्ट पार्लियामेंट से पास होगा। ये होगा फाइनेंस एक्ट 2023। आम हालात में इसकी जो अफेक्टिव डेट होगी, सर इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। और अगर एक ईयर 1 जुलाई 2023 पे स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड कब होगा? सर वो एंड होगा 30 जून 2024 पे। यानी कि अगर फाइनेंस एक्ट 2023 है, तो ये रेलेवेंट होगा टैक्स ईयर 2024 और आने वाले सालों के लिए। तो ये ना समझिएगा कि अगर फाइनेंस एक्ट 22 है तो ये टैक्स ईयर 22 पे अप्लाई हो रहा है। अगर फाइनेंस एक्ट 22 है तो वो टैक्स ईयर 23 पे अप्लाई होगा। अगर फाइनेंस एक्ट 2019 है तो ये टैक्स ईयर 2020 पे अप्लाई होगा। अगर फाइनेंस एक्ट 2011 है तो वो एप्लीकेबल होगा टैक्स ईयर 2012 के लिए। देखिए, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट या बीइंग इन टैक्स प्रोफेशन, मेरे पास डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे सैकड़ों लोग आते हैं अपना रिटर्न फाइल करवाने के लिए। और वो जो सैकड़ों लोग अपना रिटर्न फाइल करवाने के लिए आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ करंट ईयर का रिटर्न फाइल करवाने के लिए आ रहा हो। कोई आता है पिछले 5 साल के रिटर्न फाइल करना है, कोई आता है पिछले 3 साल के रिटर्न फाइल करना है, कोई कहता है 2 साल पहले का रिटर्न फाइल करना है। डिफरेंट तरह के टैक्स ईयर्स के रिटर्न फाइल हो रहे होते हैं। तो अब जब मैं किसी भी टैक्स पेयर का रिटर्न फाइल करता हूं, तो जो आज की वक्त का करंट कानून है ना, मैं वो नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि यार जिस बंदे का जिस साल का रिटर्न फाइल कर रहा हूं, उस साल के लिए रेलेवेंट एप्लीकेबल फाइनेंस कौन सा है। अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सर मुझे ये टैक्स ईयर 2019 में विरासत में एक प्रॉपर्टी मिली थी, लेकिन मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, मुझे आप टैक्स ईयर 2019 का रिटर्न फाइल कर देंगे? मैं फाइल करूंगा, लेकिन मैं फाइनेंस एक्ट 22 को नहीं देखूंगा, उसके लिए मैं फाइनेंस एक्ट 2018 को देख रहा हूं। तो एक तो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया जाता है, इसलिए समझाया जाता है कि जब तक आपको आपके क्लाइंट का टैक्स ईयर नहीं मालूम होगा, आप ये कंक्लूड नहीं कर सकोगे, आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकोगे कि आपने कौन सा रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट के तहत उसकी लॉस एप्लीकेशन करनी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मामला लिटिगेशन में फंसे हुए होते हैं कि भाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में 2-2 साल से, 3-3 साल से, 4-4 साल से पुराने केसेस चलते आ रहे हैं। तो अगर मैं किसी क्लाइंट की टैक्स मैटर में कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खड़ा हुआ हूं, तो जो टैक्स ईयर का मैटर है उसका रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट ही वहां पे मैं कोट कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी क्लाइंट का 2018 का केस ला रहा हूँ और मैं करंट कानून जाके उनको बता रहा हूँ कि सर ये देखिए कानून में ये लिखा हुआ है। नहीं, अगर मैं 2018 का मैटर देख रहा हूँ तो फाइनेंस एक्ट कौन सा देख रहा हूँ? सर मैं फाइनेंस एक्ट 2017 देख रहा हूँ। फाइनेंस एक्ट 2000, क्योंकि मैं देखो फाइनेंस एक्ट 22 है, तो इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? 1 जुलाई 22। तो ये एंड कब होगा? 30 जून 23। इसका मतलब है कि फाइनेंस एक्ट 22 टैक्स ईयर 2023 के लिए रेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा। पहला रीजन टू एस्टैब्लिश एनी टैक्स ईयर, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट, आपने कौन सा फाइनेंस एक्ट कवर करना है।
सर आज हम सब कौन से टैक्स ईयर में बैठे हैं? टैक्स ईयर 2023 में। तो आज जो मैं आपको कानून पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा फाइनेंस एक्ट होगा? सर ये फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ाया जा ये फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ाया जा रहा है। अगर तो मार्च में पेपर क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर मार्च में पेपर क्लियर नहीं होता तो भी तुम्हारे पास सितंबर तक का टाइम होगा कि तुम इसी क्लासेस से सितंबर का भी पेपर दे सकते हो। लेकिन सर सितंबर के एग्जाम से पहले तो नया बजट आ गया होगा। बेसिकली आपके आईकेप में यह है कि जो बजट आता है वो नेक्स्ट 6 मंथ तक टेस्ट नहीं होता। यानी कि मई या जून में बजट आएगा तो आपकी सितंबर अटेम्प्ट में वो टेस्ट नहीं होगा। वो टेस्ट कब होगा? सर वो मार्च 24 के अटेम्प्ट में टेस्ट होगा। तो हमने ये नहीं करना कि सर अभी तो सितंबर 23 तक का टाइम है ना पास करने के लिए, तो देखी जाएगी। नहीं, हमने मार्च 23 में ही पास करना है। हो सकता है कल को मिनी बजट आ जाए और फिर आपको खुदा ना खास्ता सितंबर 23 के लिए दोबारा क्लासेस लेने की नौबत ना आ जाए। तो सर वन ऑफ द रीजन इज टू डिटरमाइन एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट। The provision of finance act, the provision of finance act are generally applicable from the start of the upcoming financial year. The provisions of finance act are generally applicable from the start of the financial year, unless otherwise specified. Unless otherwise specified. देखो ये तो मैंने जनरल बात बताई है कि फाइनेंस एक्ट के जो प्रोविजन होते हैं वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए रेलिवेंट होते हैं। 99% केसेस में ऐसा ही हो रहा होता है। लेकिन अगर लॉ मेकर चाहे तो फाइनेंस एक्ट में कोई नया टैक्स, कोई नया सेक्शन ऐसा भी ला सकता है जिसकी वो बैकडेटेड एप्लीकेशन लगा दे। 99% केसेस में तो फाइनेंस एक्ट में जो भी नए टैक्स लग रहे होंगे वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होंगे। लेकिन लॉ मेकर चाहे तो नए बजट में नए सेक्शन ला के पिछले सालों को भी टैक्स करवा सकता है। आप लोगों ने हो सकता है कि अपनी डेली लाइफ में या न्यूज वगैरह में सुपर टैक्स का नाम सुना हो। 1-2 महीने तक काफी न्यूज में सुनने को मिलता था जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर था कि हम एक नया सुपर टैक्स लेकर आ रहे हैं 10% का। सुना है किसी ने? चले नहीं सुना, कोई बात। तो वो जो सुपर टैक्स ये पीटीएम की गवर्नमेंट लेकर आई थी, तो वो सुपर टैक्स इन्होंने लगाया था टैक्स ईयर 2022 वालों के लिए। यानी जो साल क्लोज हो गया था उस साल के लिए कहा था कि आपने ये 10% का सुपर टैक्स पे करना पड़ेगा। एक दो और सेक्शन भी ऐसे थे लेकिन मैं उनके नाम कोट नहीं कर रहा क्योंकि हमने सुना ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा। तो 99% केसेस में फाइनेंस एक्ट के जो प्रोविजन है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए रेलेवेंट होंगे। लेकिन अगर लॉ मेकर चाहे तो किसी टैक्स को बैकडेटेड भी अप्लाई कर सकता है। तो कहता है the provision of finance act are generally applicable from the start of the financial year, upcoming financial year, unless otherwise specified. This means that the provision of finance act 2020, अगर फाइनेंस एक्ट 2022 है तो इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? अगर फाइनेंस एक्ट 2022 सॉरी फाइनेंस एक्ट अगर 2020 है तो इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? 1 जुलाई 2020। और 1 जुलाई 2020 का मतलब है कि टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2021। This means that the provision of Finance Act 2020 are applicable from 1st July 2020, that is for tax year 2021 and onwards. क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? सर एक और रीजन है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट कवर करने का या टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट समझने का। जब तक आपको अपना रेलेवेंट टैक्स ईयर ही नहीं मालूम होगा, आप अपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। सर अपना रिटर्न ऑफ इनकम यानी अपना इनकम टैक्स के जो मामला है जो कि एफबीआर को सबमिट करने, उसकी कोई ना कोई डेडलाइन होगी ना। वो डेडलाइन डिसाइड ही होती है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स ईयर। तो आपका टैक्स ईयर कौन सा है, वो किस दिन एंड हो रहा है, उसके बाद देखा जाता है कि इसकी रिटर्न कब फाइल करनी है। आसान सा रूल है, मैं समझाता हूं। टू डिटरमाइन ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल एंड यूपी on or before 30th September next following the end of the tax year. इंडिविजुअल और यूपी के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या है? 30 सितंबर। कि जब भी उसका टैक्स ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद जो भी अगला 30 सितंबर होगा उसमें उसको रिटर्न फाइल करनी, उससे पहले रिटर्न फाइल करनी। इंडिविजुअल और यूपी के लिए डेडलाइन क्या है कि जिस दिन उसका टैक्स ईयर एंड आ जाएगा उससे आने वाला जो भी अगला 30 सितंबर होगा उससे पहले हमने रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन भी बना दूंगा। उस पर और उससे पहले ऑन और बिफोर। और कंपनी के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है। कंपनी के लिए कहता है कि कंपनी विद टैक्स ईयर एंडिंग बिटवीन 1 जनवरी टू 30 जून on or before 31st December next following the end of the tax year with a tax year ending between 1st July to 31st December on or before 30th September next following the end of the tax year। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। अगर एक कंपनी ऐसी है
जिसका ईयर एंड, अगर एक कंपनी ऐसी है जिसका ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान कभी भी है, तो इसकी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी? अपकमिंग 31 दिसंबर। लेकिन अगर एक कंपनी ऐसी है जिसका ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान है, तो इसका रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी? अपकमिंग 30 सितंबर। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल यूएपी के केस में जब भी टैक्स ईयर एंड होगा, उससे आने वाला अगला जो भी 30 सितंबर होगा, उससे पहले पहले रिटर्न फाइल करनी। इंडिविजुअल के केस में आपने देखना है कि उसका ईयर एंड क्या है। अगर ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान है, तो अपकमिंग 31 दिसंबर। अगर ईयर एंड 1 जुलाई से 31 दिसंबर है, तो अपकमिंग 30 सितंबर। सर मैं एक इलस्ट्रेशन करवाता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। सितंबर से पहले या 30 सितंबर सर 30 सितंबर तक या उससे पहले पहले फाइल करना होगा इंडिविजुअल केस में। सर दिखाई तो दे रहा है ना मैं? सर एक कॉलम मैंने बनाया पर्संस का, एक कॉलम मैंने बनाया टैक्स ईयर का, एक कॉलम मैंने बनाया डिनोटेड एज, और एक कॉलम मैंने बनाया ड्यू डेट फॉर रिटर्न ऑफ इनकम। अब यहां देखें, फॉर एग्जांपल कि पहला पर्सन है हमारे पास एमक्यू। एमक्यू एक इंडिविजुअल है, एमक्यू एक इंडिविजुअल है। फॉर एग्जांपल इसका टैक्स ईयर है 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023। पहले तो मुझे बताएं 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023 ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 होगा। अच्छा, अगर नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है, 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023 है, तो रिटर्न फाइल करने की मेरे पास डेडलाइन क्या होगी? सर अपकमिंग 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर 2023। क्या ये समझ आता है? फॉर एग्जाम्पल आईक्यू, आईक्यू मैंने और सर इब्राहिम ने एक एओपी बनाई है। मैंने और सर इब्राहिम ने मिलकर एक एओपी बनाई है। सर आईक्यू का ईयर एंड है लेट से 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021। तो ये टैक्स ईयर कौन सा है? स्पेशल टैक्स ईयर है। स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा? स्पेशल टैक्स ईयर 2020, 21, 22, 23। सर स्पेशल टैक्स ईयर 2022। सर इसकी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी? सर अपकमिंग 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर 2022। अच्छा लेट्स, समझ आ रहा है हमें? सबको समझ आ रहा है? सर 22 होगी 21 होगी? सर 21 कैसे हो सकती है? 21 पे तो ईयर एंड नहीं हुआ होगा। 30 सितंबर 21 पे तो साल खत्म ही नहीं हुआ ना अभी। साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2021 पे। समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है? ब्लू टी शर्ट में, हाँ। सर यहां सुनिएगा, लेट से एक और एपीओ है, लेट से कि एक और एपीओ है। मैंने और ताहिर ने मिलकर यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज का ठिया लगाया। मैंने और ताहिर ने मिलकर यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज का ठिया लगाया, और ये हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है यूपी है। हमारा ईयर एंड है 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 30 सितंबर 2019। ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा? 2019, 20, 21, 2020। सर हमारे रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी? 30 सितंबर 19, 20, 21, 30 सितंबर 2020। तो इंडिविजुअल ड्यूटी के केस में ना मामला बड़ा आसान है। जब भी टैक्स ईयर एंड हो, उससे अगला जो भी 30 सितंबर आ रहा है वो आपकी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। क्या ये समझ आ रहा है हमें? अच्छा लेट से कुछ कंपनी से एग्जांपल लेता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, इसका ईयर एंड है 1 जुलाई
20 से लेकर 30 जून 21। सर ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा? 2021। इसकी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या है? सर कंपनी की केस में, अगर कंपनी की केस में आपने कंपनी का ईयर एंड देखना है। अगर ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून है तो अपकमिंग 31 दिसंबर, अपकमिंग 31 दिसंबर, यानी कि इसका रिटर्न कब फाइल होगा? सर इसका रिटर्न फाइल होगा ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2021। समझ आ रहा है पूरी क्लास को? सर एक और कंपनी है, कंपनी बी। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछिएगा मुझसे। सर कंपनी ए का दोबारा से रिपीट करें। देखिए कंपनी ए जिसका साल है 1 जनवरी 21 से, सॉरी 1 जुलाई 20 से लेकर 30 जून 2021। तो पहले तो मैंने पूछा कि ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। और नॉर्मल टैक्स ईयर के केस में 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर चिपका हुआ है वही उसका नाम है, यानी कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2021 है। क्लियर? कंपनी के केस में आप डेडलाइन कैसे डिटरमाइन करते हो? अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान में है तो ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। और अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जुलाई से 31 दिसंबर है तो ऑन और बिफोर 30 सितंबर। मैंने कहा कि कंपनी का ईयर एंड 30 जून है तो इसका रिटर्न कब फाइल करना होगा? अपकमिंग 31 दिसंबर से पहले। इसी तरह एक कंपनी बी है। कंपनी बी का ईयर है 1 जनवरी 24 से लेकर 31 दिसंबर 24। सर ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये स्पेशल टैक्स ईयर है। स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा? 2025। सर इसकी रिटर्न कब फाइल होगी? सर 30 सितंबर 2025। क्या ये समझ आ रहा है पूरी क्लास को? सर एक और एग्जांपल, कंपनी सी 1 अप्रैल 11 से लेकर 31 मार्च 12 तक। 1 अप्रैल 11 से लेकर 31 मार्च 12 तक। ये टैक्स ईयर कौन सा है? स्पेशल। कौन सा? 2012। रिटर्न कब फाइल होगी? सर 31 दिसंबर 2012। सर एक और कंपनी है, कंपनी डी 1 अक्टूबर 15 से लेकर 30 सितंबर 16। टैक्स ईयर कौन सा है ये? स्पेशल टैक्स ईयर 2016, 17, 18, 17। रिटर्न कब फाइल होगी? 30 सितंबर 2017। क्या सबको समझ आ रहा है ये? बस लास्ट एग्जांपल, कंपनी ई 1 सितंबर 17 से लेकर 31 अगस्त 18। 1 सितंबर 17 से लेकर 31, सही है ना? 12 महीने है ना ये? हाँ। 1 अगस्त 2017 से लेकर 31, सॉरी 1 सितंबर 2017 से लेकर 31 अगस्त 2018 तक। स्पेशल टैक्स ईयर 2019। अब इसकी रिटर्न कब फाइल होगी? 30 सितंबर। 30 सितंबर वोट 16, 17, 18, 19। सर 30 सितंबर 2018। सर 18 कैसे? यहाँ देखो 18 ऐसे। कंपनी का ईयर एंड 1 जुलाई से 31 दिसंबर के दरमियान आ रहा है तो रिटर्न डेट, ड्यू डेट क्या है? ऑन और बिफोर 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर खत्म होने के बाद जो भी अगला 30 सितंबर। अगर हमारा ईयर एंड 31 अगस्त 18 तो अगला 30 सितंबर 18। तो इस केस में हमारे पास 1 महीने का टाइम होगा। लीगली स्पीकिंग यस 1 महीने का टाइम होगा। लीगली स्पीकिंग आपके पास 1 महीने का ही टाइम होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर ऐसा कोई केस हो तो हम एफबीआर को एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम एफबीआर को एक एप्लीकेशन देंगे फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई 1 महीने में तो मैंने अपने अकाउंट ही नहीं बनाया तो रिटर्न कहां से फाइल करूं? तो कमिश्नर मुझे एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांट कर सकता है। क्या ये बातें समझ आती है हमें? तो सर आज की क्लास में हमने कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मेट रिवाइज किया, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। 3 तरह के टैक्स ईयर हमने कवर किए, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ टैक्स कवर किया और टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्यों बताया जा रहा है इसके हवाले से डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो रिमेनिंग टैक्स ईयर्स हैं
टेक्सचर ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस वो हम कवर करेंगे और फिर बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे चल रहे होंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मोस्ट लाइकली आपकी वादे से होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।